हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 4 का क्रॉसिंग तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडोर्समेंट से। इंडोर्समेंट का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ पे हम लोग चेक के इंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं हूँ मिस्टर ए और मुझे मिस्टर बी से पेमेंट लेनी है 1 लाख की। तो मिस्टर बी ने मुझे पेमेंट के तौर पर 1 लाख का चेक दे दिया और मुझे पेमेंट करनी थी मिस्टर सी को। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे ये चेक निकलवाना पड़ेगा, विड्रॉ करवाना पड़ेगा, तो मैं सीधे ये चेक ही दे देती हूँ मिस्टर सी को। तो जो चेक मुझे मिस्टर बी से पेमेंट के तौर पर मिला था वही मैंने मिस्टर सी को दे दिया और अब वो उस चेक को अपने अकाउंट पे ड्रॉ करा सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली इंडोर्समेंट की। और ये और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे होता है कि आप प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स में ज़्यादा आप ऐसे इंडोर्स कर सकते हैं कि किसी और की पेमेंट को आप किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब इसके बारे में और ज़्यादा। A negotiable instrument may be transferred by negotiation. Negotiation can be effected by mere delivery if the instrument is a bearer one, or by endorsement and delivery in case it is an order instrument. अब हम लोग ये काम भी कर सकते हैं कि जो पेमेंट मिली थी उससे पैसे निकाल के फिर वो दे दें या फिर डायरेक्ट चेक दे दें। अब वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि चेक्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो जो बियरर चेक होता है, मैं फिर से बता देती हूँ क्या होता है बियरर चेक। बियरर चेक बेसिकली वो चेक होता है जिसको हम लोग, जिसके पास वो चेक होता है वो उसकी पेमेंट ले सकता है। नाम भले उस पर किसका भी हो, लेकिन जिसके पास वो चेक होगा वो उसकी पेमेंट ले लेगा। अनलाइक और भी चेक होते हैं जिन पे जिसका नाम होता है या जिसको वो मिला होता है वही उसकी पेमेंट ले सकता है। अगर मुझे वो चेक मिला है और मैं किसी और को दे रही हूँ तो वो कोई और नहीं ले सकता उसकी पेमेंट, मैं ही उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकती हूँ। तो और जो बेयरर चेक होता है वो जिसके भी पास है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसको मिला है, जिसके पास है वो उससे पेमेंट ले सकता है उस चेक से। तो एक काम तो ये भी कर सकते हैं कि हमने खुद उसको कैश करवा लिया और उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर वो बेयरर चेक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग जिसके पास है, यानी बेयरर जिसके पास होता है, वो ऐसे ही उसको कैश करवा सकता है, तो उसको ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट और मीनिंग मैंने आपको बेसिकली बता दी है। एंड किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि लिखा बहुत कुछ है तो मैंने कुछ चीज़ें नहीं समझाई हैं। तो डैट इज़ बेसिकली कि आपके कोर्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में आता है और आगे भी आपके काम आएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको आगे जाके बैंकिंग की तैयारी करनी है तो फिर वो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। बट ये है कि 11th और 12th की नॉलेज के हिसाब से जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट विल बी इनफ फॉर यू। अगर आपने पेपर दिया है पहले कोई टेस्ट वगैरह, तो आपको पता होगा कि जितना मैंने पढ़ा है उतना ही आया होगा। मे भी हो सकता है कि कुछ और आया हो, बट जितना मैंने देखा है यही सब आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो जितना आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्लास 11 12 की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मुझे फिर से बता दीजिएगा, तो फिर मैं वैसे भी कर दूँगी। बट क्योंकि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट समझ में आ गई होगी। अब इंडोर्समेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। The payee of an instrument is the rightful person to make the first endorsement. Thereafter, instrument may be endorsed by any person who has become the holder of the instrument. The maker or the drawer cannot endorse the instrument, but if any of them has become the holder thereof, may endorse the instrument according to the section 51.
The maker of or drawer cannot endorse or negotiate an instrument unless he is lawful possession of instrument is of holder thereof. A payee or endorsee can endorse or negotiate unless he is a holder. अब इससे बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ट्रांजैक्ट करना इजी हो जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं और उनका जो बिज़नेस चलता है वो लैक्स में, करोर्स में और ज़्यादा अमाउंट में चलता है। तो आप इतना कैश किसी को दोगे, दैट विल नॉट बी ईजी कि इतना सारा कैश लेके आप हर किसी को ट्रांजैक्शन करो। प्लस एक इंसान तो होता नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनसे ट्रांजैक्ट करना होता है। तो इंडोर्स करने से पेमेंट करना और पेमेंट लेना दोनों ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उसी चेक को दूसरे को इंडोर्स कर सकते हो। और ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो होल्डर है, यानी कि जिसके पास वो चेक है करंटली, चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों अलग चीज़ें हैं, बट दोनों में ही इंडोर्स हो सकता है, ठीक है। तो जिसके पास वो जो होल्डर है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोला जाता है होल्डर। वही इंडोर्स बेसिकली करता है यूजुअली। जैसे कि मैंने ही चेक बनाया और मैं ही किसी और को दूंगी, तो ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने इंडोर्स किया, क्योंकि मैंने तो पेमेंट की ना। मैं तो फर्स्ट वो पर्सन हूँ जिसने वो चेक बनाया था, तो मैं किसी को दे रही हूँ तो वो इंडोर्स नहीं कहलाएगा। इंडोर्स वो कहलाएगा कि किसी ने मुझे दिया और मैंने वो किसी और को दे दिया, तब उसको इंडोर्समेंट कहा जाएगा। हाँ, अगर मैंने वो चेक किसी को दिया था, जैसे कि मैंने चेक बनाया, मैं मिस्टर ए हूँ और मैंने चेक बनाकर मिस्टर बी को दे दिया, ठीक है, और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दिया, और फिर मिस्टर सी से मैंने कुछ ख़रीदा और मिस्टर सी ने मुझे दे दिया। ख़रीदा क्या, तो मिस्टर सी ने मुझे दिया, तो अब मेरे पास कहीं और से आया है ना वो चेक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने ही उसको ड्रॉ किया था। अब मुझे मिस्टर सी ने ये चेक दिया है, तो मैं फिर से किसी और को दे सकती हूँ, क्योंकि इस बार मैं होल्डर बन चुकी हूँ जिसके पास कहीं और से वो चेक आया है। तो आपके पास कहीं और से चेक आया है, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, माइंड कीजिएगा, मैं चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कहीं और से मुझे मिला है वो इंस्ट्रूमेंट और मैं किसी और को दे रही हूँ, देन इट कैन बी सेड कि मैंने इंडोर्स किया है, ठीक है। Essentials of a valid endorsement. In order to operate as mode of negotiation, an endorsement must comply the following conditions. कुछ conditions हैं जिसको पढ़ लेते हैं, जो कि valid endorsement के लिए essential हैं। valid, अगर आपको चाहिए कि ये endorsement valid कहलाए, तो ये चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए, ठीक है। It must be written on an instrument itself and signed by the endorser. The simple signature of the endorser without additional words is sufficient. An endorsement with written on an along is deemed to be written on the instrument itself. एक और चीज़ मैं बता दूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो देता है किसी और को वो इंडोर्सर बनता है, और जिसको वो मिलता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो इंडोर्स ही बनता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि हम लोग इंडोर्स कर रहे हैं, तो सिंपल साइन करके या फिर सिंपली लिख के कि आई एम इंडोर्सिंग दिस टू समवन, इंडोर्स हो जाता है। उसके लिए कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अगर बियरर है कि जिसके पास है उसी को मिलना है, तब तो इस फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आपने दे दिया, अब वो जिसके पास है वो उसको मिलने ही है, तो वो उसको मिल जाएगा। बट अगर ऐसी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके नाम पे उसी को मिलनी है, बट स्टिल आपको इंडोर्स करनी है, तो आप उस पर लिख के सिग्नेचर करके उसको कर सकते हो, ठीक है। द इंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द इंटायर इंस्ट्रूमेंट। द पार्शियल इंडोर्समेंट, दैट इज़ to say an endorsement which purports to transfer to the endorsee the part of the amount payable which purports to transfer the instrument to two or more endorsements separately does not operate as negotiation of the instrument. इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब मेरे पास 1 लाख का था चेक, ठीक है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अब मैं किसी और को, मुझे 50,000 की पेमेंट करनी है और मेरे पास 1 लाख का है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ये ले लो तुम, इसमें से 50 लाख तुम रख लेना, बाकी मुझे वापस कर देना। ऐसा नहीं, या तो मैं उसको कैश करवा लूँ और उसके बाद 50,000 अपने पास रख के उसको 50,000 का चेक बना के दूसरा दे दूँ। बेसिकली इंडोर्समेंट तो फिर वो नहीं कहलाएगा, मेरा बनाया हुआ चेक हो जाएगा वो। तो वही है कि
इसको पार्शियल नहीं कर सकते कि आधा रख लेना और आधा वापस कर देना, ये नहीं। जितने का अमाउंट मुझे मिला है मैं उतना ही अमाउंट दे सकती हूँ। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि मैंने किसी से 1 लाख का चेक लिया और अब मुझे किसी और को देना है 1,50,000 का, तो मैंने उसको 1 लाख का चेक दे दिया और बाकी 50,000 मैंने उसको कैश में दे दिया। पर ये नहीं कर सकते कि 1 लाख में से तुम 50 ले लो या 30 ले लो या जितना भी देना है उतना ले लो और बाकी वापस कर दो, ये नहीं, उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ पेबल to the order of 2 or more payees or endorsees who are not partners must endorse unless the one endorsee has the authority to endorse for the other। अब जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है कि मैंने किसी पार्टनर को दे दिया, तो या तो ये सर्टेन होना चाहिए कि मैं इस पार्टनर को दे रही हूँ और ये पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे, पार्टनरशिप फॉर्म की बेसिकली बात हो रही है कि ये पार्टनर को मैंने दे दिया और अब ये पार्टनर बाकियों के उस पर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में जो हर एक पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है, वो दूसरों के बिहाफ पे काम कर सकता है। तो या तो ऐसा हो कि मैंने उसको दिया है तो वो बाकी सबके बिहाफ पे कर ले। ऐसा नहीं कि 2 लोग कहीं के पार्टनर हैं और मैंने किसी एक को दे दिया और दूसरे को भी करना था, फिर फ्रॉड हो रहा है कि उसने पूरा पेमेंट ले लिया, ये सब ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ पेएबल टू ऑर्डर एंड द पेई और endorsee is wrongly designated or his name is wrongly spelled, he should sign the instrument in the same manner as given in the instrument, though he may add, if he thinks fit, his proper signature। एक और चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए कि जिसको हम लोग दे रहे हैं उसका नाम वगैरह सब कुछ सही रहे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए कि आगे जाके फिर प्रॉब्लम आए, क्योंकि फिर उसको सही करवाने में भी टाइम लगेगा और पेमेंट डिले होता जाएगा और बिजनेसमैन्स के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि उन्हें टाइम पे सब कुछ करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ वेयर देयर आर 2 or more endorsements on the instrument, each endorsement is deemed to have been made in order in which it appears on the instrument unless contrary is provided। ओके, अब मैंने किसी को अगर दिया है, जैसे 2 पार्टनर्स थे, मैंने उन्हें चेक दे दिया कि जो फर्स्ट पार्टनर है उससे फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd ऑफ द मंथ, लाइक मंथ के 3rd डे पे पेमेंट मिल जाए और जो सेकंड पार्टनर है उसको 4th डे पे, तो अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। जिसकी एंडोर्समेंट पहले हो रही है उसको पहले और जिसकी बाद में हो रही है वैसे, पूरा ऑर्डर सही होना चाहिए, उल्टा फुल्टा काम ना हो। ये सब वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि एंडोर्समेंट क्या होती है और एंडोर्समेंट कैसे होती है, एंडोर्समेंट की ज़रूरत क्या है, बट स्टिल ठीक है, और पढ़ लीजिए। एन एंडोर्समेंट में बी आइदर एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और स्पेशल एंडोर्समेंट, इट मे ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट स्पेशल एंडोर्समेंट भी हो सकती है, ब्लैंक एंडोर्समेंट भी हो सकती है और रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट भी हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट पढ़ लेते हैं। एंडोर्समेंट के भी टाइप्स होते हैं, तो अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी मैंने बोला ब्लैंक, स्पेशल, रेस्ट्रिक्टिव, तो उसको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या, ब्लैंक एंडोर्समेंट, स्पेशल और रेस्ट्रिक्टिव। ओके, अकॉर्डिंग टू NI Act, NI Act is basically Negotiable Instrument Act 1881. Endorsement may be of any of the following types: endorsement in blank और journal endorsement, blank endorsement को journal endorsement भी बोलते हैं, और endorsement is endorsement in full और इसको कह सकते हैं special endorsement, restrictive endorsement, partial endorsement, conditional endorsement। endorsement in blank क्या होता है, जिसको जर्नल एंडोर्समेंट भी कहते हैं। इन केस ऑफ एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, द पेई और एंडोर्सर डज नॉट स्पेसिफाई एन एंडोर्सी एंड ही सिंपली साइंस हिज नेम। इसमें हम लोग एंडोर्सी का नाम नहीं लिख रहे होते हैं, बेसिकली बस साइन करके एंडोर्स कर देते हैं और जिसके पास वो है
वो उसको कर सकता है कैश। ओके, स्पेशल इंडोर्समेंट क्या होती है? इसमें हम लोग लिख देते हैं कि किस पर्सन को मिलनी है वो इंडोर्समेंट, किसको, कौन वो उसको कैश करा सकता है, इस पर्सन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसको मिलनी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट एंड इंडोर्समेंट इज़ रिस्ट्रिक्टिव व्हेन इट प्रोहिबिट्स फॉर द नेगोशिएशन ऑफ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि फर्दर वो और इंडोर्स नहीं हो सकती। मैंने किसी को इंडोर्स करके दे दी है, अब वो और किसी को इंडोर्स करके ना दे, ऐसा मैं चाहती हूँ, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि मैंने इंडोर्स कर दिया, अब आगे और वो इंडोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। पार्शियल इंडोर्समेंट, इफ़ ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट of the instrument in endorse, it is case of partial endorsement. An endorsement which purports to transfer to the endorsee only a part of the amount payable, or which purports to transfer the instrument to two or more endorsee severally is not valid. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पार्शियल इंडोर्समेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि 1 लाख का चेक था, पर मुझे किसी को पेमेंट देनी थी 50,000 की। अब मैं उससे ऐसा बोल रही हूँ कि तुम 50,000 ले लेना, बाकी मुझे वापस कर देना, तो इसमें लिखा भी हुआ है इट इज़ नॉट वैलिड। पार्शियल इंडोर्समेंट आपको समझा दिया गया है, बट पार्शियल इंडोर्समेंट वैलिड नहीं होती है। जैसा कि हम लोगों ने एसेंशियल्स में पढ़ा था कि उसको पार्शियल पेमेंट करके वापस लेना, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए इंडोर्समेंट को। कंडीशनल इंडोर्समेंट, लास्ट टाइप ऑफ इंडोर्समेंट, if the endorser of the negotiable instrument by express word in the endorsement make his liability or the right of the endorsee to receive the amount due thereon dependent on the happening of a specific event, although such event may never happen, such endorsement called the conditional endorsement. अब conditional endorsement क्या होती है कि मैं आपको चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रही हूँ, बट आप उसको इन कैश ऐसे ही नहीं करवा सकते, कोई इवेंट होगा तभी करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी की गारंटी दी कि आपको किसी से पेमेंट लेनी थी, मैं हूँ पर्सन ए, पर्सन बी को पर्सन सी से इंडोर्समेंट लेनी, पैसे लेने थे बेसिकली, बी को सी से पैसे लेने थे, मेरा कोई रोल नहीं था बेसिकली, बट ए को ऐसा बी को ऐसा लग रहा है कि सी उसको शायद पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो मैंने सी के बिहाफ पे उसको बोल दिया कि देखो अगर सी तुमको पैसे नहीं देगा तो मैं ये तुमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रही हूँ, अगर सी तुम्हें पैसे दे देता है तो फिर तुम इसको कैश नहीं करवा सकते या फिर इसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है यूज़। लेकिन अगर इन केस सी आपको पेमेंट नहीं दे पाता है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे अपने जो भी लॉस हो रहा है आपको उसको कवर अप कर सकते हो। तो ये एक इवेंट पे बेस्ड हो गया ना कि अगर वो आपको नहीं पेमेंट कर पाएगा तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर उसने पेमेंट कर दी तो आप इसको कभी यूज़ नहीं कर पाओगे, इस चेक को या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नहीं यूज़ कर पाओगे। तो जब हम लोग कोई कंडीशन रख देते कि ऐसा होने पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसा हो गया तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वो हो जाता है कंडीशनल इंडोर्समेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट, the legal effect of negotiation by endorsement and delivery is to transfer property in the instrument from the endorser to the endorsee. इफ़ेक्ट क्या होता है इंडोर्समेंट का? हम लोग एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर रहे होता है, टू वेस्ट इन लैटर द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन, और जो हमें मिला है उसको हम किसी और उसको, जैसे किसी ने मुझे पेमेंट दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, तो मेरा राइट है ना कि मैं उससे पेमेंट ले लूँ उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, बट जो राइट मुझे मिला है उसको यूज़ करने का वो मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अब मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी और के नाम कर दे रही हूँ, किसी और को दे रही हूँ, तो अब जो राइट था मेरा कि मैं इससे पैसे ले सकती हूँ, वो राइट मैंने किसी और को दे दिया ना, तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ मेरा उससे पैसे लेने का राइट भी गया, ठीक है। अ राइट टू सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम अगेंस्ट ऑल द प्रीवियस पार्टीज़। अब अगर जिसको मैंने दिया है उसको पेमेंट नहीं मिल पा रही है तो केस भी हो सकता है कि मुझे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था बट मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे केस भी हो सकता है, ठीक है।
Cancellation of endorsement. When a holder of a negotiable instrument without the consent of endorser destroys or impairs the endorser's remedy against prior party, the endorser is discharged from the liability to the holder at the same extent of the as if the instrument has been paid as maturity. अब मैंने अगर किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ठीक है, इंडोर्स करके दिया, यहाँ पे सारी बात इंडोर्समेंट की हो रही है, तो मैंने किसी को दे दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट उसने गुस्से में, उसका मूड ख़राब था, उसने गुस्से में फाड़ दिया या उससे खो गया या उससे ख़राब हो गया वो, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाएगी मेरी, या फिर जिसको वो चेक या इंस्ट्रूमेंट पे करना था, जो पेई था बेसिकली, जिसको पेमेंट देनी थी, अब वो डिस्चार्ज हो गई उसकी लायबिलिटी। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स कि अब उसको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। कल को जिसको वो मिला था इंडोर्सी को, वो पैसे देने वाले के पास जाके ये नहीं कह सकता कि मुझसे डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हुआ, तुम मुझे दूसरा बना के दे दो क्योंकि मुझे पेमेंट तो चाहिए ही। ये उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले की गलती है, और पेमेंट जिसको देनी थी वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा और ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि उसने पेमेंट कर दी हो। अब वो लायबल नहीं रह गया पेमेंट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे आते हैं डिसऑनर नोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ बीई। डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर बेसिकली मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि किसी वजह से जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जब हम उसकी पेमेंट लेने गए तो पेमेंट करने वाला उसकी पेमेंट नहीं कर पाया, या तो उसके पास पैसे नहीं थे या कुछ गड़बड़ थी, तो जिसकी वजह से उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं डिसऑनर, ठीक है। व्हेन नोटिंग बेसिकली मैं आपको चलिए आगे ही बता दूँगी, ओके, अभी बीच में ही नहीं लाते नोटिंग को, वरना डिसऑनर पे भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। डिसऑनर पढ़ते हैं। व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, द होल्डर मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ द डिसऑनर टू ऑल द प्रीवियस पार्टीज इन ऑर्डर टू मेक देम लायबल। The negotiable instrument can be dishonored either by non-acceptance or by non-payment. A check and a promissory note can only be dishonored by non-payment, but a bill of exchange can be dishonored either by non-acceptance or by non-payment. जैसे कि मैंने बताया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो दो तरह से डिसऑनर हो सकता है। एक ये तरीका है कि उसको जिसको वो मिला था उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, या फिर बैंक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बेसिकली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो भी वो डिसऑनर कहलाएगा। और अगर जिसको पेमेंट करनी थी उसने पेमेंट नहीं की, उसके पास उतने पैसे नहीं थे या उसने मना कर दिया कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो भी वो डिसऑनर कहलाएगा। और अगर उसको कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नॉन एक्सेप्टेंस, तो भी वो डिसऑनर कहलाएगा। और चेक और प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि अगर उसकी पेमेंट नहीं हो रही है तो ही वो डिसऑनर कहलाएगा, नॉन एक्सेप्टेंस का केस नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है उसको तो भी वो डिसऑनर कहलाएगा, ठीक है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ अ बिल इज़ प्रेजेंटेड to the drawee for acceptance and he does not accept it within 48 hours from the time of the presentment of the acceptance, it is treated as dishonored. When there are several drawees, even if one of them makes a default in acceptance, the bill is deemed to be dishonest unless these several drawees are partners. Ordinarily, when there are number of drawees, all of them must accept the same, but when the drawees are partners, acceptance by one of them means acceptance by all. अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चीज़ बताई थी कि जिसको वो मिल रहा है अगर वो ही उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँ एक अगर मैं क्या आपको अगर कोई देता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज और आप कहते हो कि नहीं मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे चेक में या प्रॉमिसरी नोट में या फिर कैश में चाहिए, और आप मना कर देते हो कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, तो वो डिसऑनर कहलाएगा, ठीक है। अब और अगर अगर आपको नहीं मिल रही थी, 4-5 लोगों को दी गई थी वो पेमेंट
कि ये मैं बिल ऑफ, अगर किसी ने आप 4-5 लोगों से बोला कि ये ले लो बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे तुम लोग इससे पैसे ले लेना और बांट लेना आपस में, जितना जितना अग्रीड हुआ है तुम लोग के बीच कि इतने इतने मिलने हैं, सब लोग आपस में ले लेना। सब ने एक्सेप्ट कर लिया, पर एक या एक से ज़्यादा इंसान ऐसा था जिसने बोला कि नहीं, मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं चाहिए, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एक इंसान की वजह से सबका डिसऑनर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो सबको मिलनी थी ना, राइट सबके पास है अपनी पेमेंट लेने का। अब एक इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि एक को नहीं चाहिए लेकिन बाकियों के दबाव में आके उसको भी लेना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक इंसान मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ही कहलाएगा। बट ये एक एक्सेप्शन इसमें आ जाता है कि अगर वो पार्टनर्स हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। तो अगर एक पार्टनर ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो माना जाएगा कि उसने सबके बिहाफ पे एक्सेप्ट किया है, तो माना जाएगा कि सब ने एक्सेप्ट कर लिया। पर अगर वो पार्टनर्स नहीं है तो फिर एक के भी मना करने से वो डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है, व्हेन अ ड्रॉई इज़ अ fictitious person or if he cannot be traced after reasonable search, it will be the will is treated as dishonor। अब जिसको वो पेमेंट मिलनी थी वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया, खो गया, क्या हुआ उसका। अगर वो पर्सन ही नहीं मिल रहा है जिसको वो पेमेंट लेनी थी, तो भी उसको डिसऑनर कहा जाएगा, क्योंकि जो पूरा पेमेंट का प्रोसेस था कि ड्रॉअर से बिल ऑफ एक्सचेंज लेना और फिर ड्रॉई को मिलना और फिर उसको प्रेजेंट करना और फिर पेमेंट लेना, वो पूरा प्रोसेस बीच में ही ब्रेक हो गया ना, क्योंकि वो जिसको मिलना था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। और इसमें ड्रॉअर की तो कोई गलती है नहीं, वो तो देने को रेडी था ना पेमेंट, ड्रॉई गायब हुआ तो उसकी कोई गलती नहीं है, तो वहाँ पे भी ये डिसऑनर कहलाएगा। थर्ड चीज़ जो है, व्हेन अ ड्रॉई इज़ इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द बिल इज़ ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड। इनकम्पिटेंट क्या होता है कि ड्रॉई, अब ये थोड़ा डिटेल में जाना वाली बात हो जाएगी कि जिसको पेमेंट मिलनी है वो उस पेमेंट को लेने लायक नहीं है। आइदर या तो उसने पेमेंट पहले ही ले ली है, या फिर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक अकाउंट ही नहीं है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज़ होता है, या किसी भी वजह से वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज लेने के, तो भी वो डिसऑनर कहलाएगा। अगर बेसिक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत बेसिक, कि कोई पर्सन है, उसको नहीं पता कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज़ होता है। अब वो मना नहीं कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज लेने के लिए, बट उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना कि अगर वो लेने को तो तैयार है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा उसको, तो फिर वो क्या करेगा उसका, तो भी वो डिसऑनर हो गया। रीज़न्स बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको जस्ट बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है, ठीक है। व्हेन अ नेक्स्ट चीज़ है, व्हेन अ बिल इज़ एक्सेप्टेड विद अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस द होल्डर में treat the bill of exchange as dishonored। Okay, जब जो बिल है वो एक्सेप्ट हो जाता है विद क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तो जो होल्डर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर्ड ट्रीट कर सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ है, व्हेन द ड्रॉई हैज़ आइदर बिकम इंसॉल्वेंट और डेड। अगर जो ड्रॉई होता है जिसको पेमेंट लेनी थी, वो पेमेंट लेने से पहले ही या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट भी मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया है प्रीवियस चैप्टर्स में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इंसॉल्वेंट बेसिकली मीन्स कि उसके डेट ज़्यादा हो जाते हैं और उसके एसेट्स कम हो जाते हैं, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने सारे उधार चुका पाए, और पैसों की बेसिकली कमी पड़ जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ऐसे ही इंसॉल्वेंट नहीं कहा जा सकता, आपको कोर्ट के पास जाके पूरा प्रोसीजर होता है, उसको करवाना पड़ता है, तब कोर्ट मानती है कि हाँ आप इंसॉल्वेंट हो। खैर वो सब अभी साइड पे रखते हैं। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो फिर वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ when presentment for acceptance is excused and the bill is not accepted, where a drawee in case of need is named in the bill or in
endorsement thereon. The bill is not dishonored until it has been dishonored by such drawer. वही चीज़ है कि अगर प्रेजेंट होते टाइम एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तो भी वो डिसऑनर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़ डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट. अब हमने पढ़ लिया कि अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो कैसे कैसे डिसऑनर हो सकता है. अब पढ़ लेते हैं अगर पेमेंट नहीं हो पाती है तो कैसे कैसे डिसऑनर हो सकता है. ठीक है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट बेसिकली क्या होता है, बहुत वास्ट नहीं है ये. सिंपली ये होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट भी हो गया, जिसने लिया था उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर वो प्रेजेंट भी कर दिया गया पेमेंट के लिए मैच्योरिटी डेट पे, पर जो एक्सेप्टर था बेसिकली जिसने वो बनाया था, किसी को दिया था, वो पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू डेट पे. जब उसको पेमेंट करनी थी तो वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये हो जाता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में. प्रॉमिसरी नोट के केस में भी सेम होता है कि अगर डेट पे जिसको पे करना था वो पे नहीं कर पाया तो भी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट कहलाता है प्रॉमिसरी नोट के लिए. चेक के केस में क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से बैंकर पेमेंट करने से मना कर देता है, या तो वो बताता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो कहता है कि जिसको पे करना था उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, या कोई रीज़न हो जाता है, तो चेक के केस में इस वजह से वो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट कहलाता है. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ डिसऑनर. इसका इफेक्ट क्या होता है. व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, द अदर पार्टी इज देयर तो can be charged with liability. For example, if the acceptor of the bill dishonors the bill, the holder may bring an action against the drawer and the endorsers. There is a duty cast upon the holder towards those whom he want to make liable to give notice of dishonor to them. अब बेसिकली इसका यही मतलब है कि जिसको लॉस हो रहा है, बेसिकली जिसको पेमेंट लेनी थी उसको पेमेंट नहीं मिल पाई जब उसको चाहिए थी पेमेंट, तो इसमें वो बिल बनाने वाले की और बनाने वाले की नहीं, बेसिकली बनाने वाले से मेरा मतलब है कि जिसने वो एक्सेप्ट किया था. सी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बनाता वो इंसान है जिसको पेमेंट चाहिए होती है, और जो सामने वाला होता है जिसको पेमेंट करनी होती है वो उसको कह देता है कि हाँ मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं मान लेता हूँ कि मैं इसके अकॉर्डिंग तुमको पेमेंट दे दूँगा. ठीक है, तो जिसने एक्सेप्ट किया है वो पेमेंट करेगा. ठीक है, एक्सेप्ट मतलब थोड़ा ये कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट है, तो ये मत समझिएगा कि जिसने एक्सेप्ट किया है, मतलब कहीं कहीं पे एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जिसको मिल रहा है, और कहीं कहीं पे एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो दे रहा है. इसीलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि जिसको पेमेंट देनी है. बार बार एक्सेप्टर नहीं बोल रही क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो जिसको पेमेंट देनी थी वो पेमेंट नहीं दे पाया, या फिर जिसने इंडोर्स करके दिया था आपको बिल वो नहीं हो पाया, दे पाया, तो उस इंडोर्सर के ख़िलाफ़ और जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया था, जो पेमेंट देने वाला था, उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है जिसको पेमेंट मिलनी थी. ठीक है, नोटिस ऑफ डिसऑनर. नोटिस ऑफ डिसऑनर मीन्स द एक्चुअल नोटिफिकेशन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज रिफ्यूज एक्सेप्टेंस और पेमेंट नोटिस सच रिफ्यूजल इमीडिएटली. ओके, या तो जिसको पेमेंट करनी थी वो आपको पहले ही नोटिस दे दे कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, या क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाऊँगा टाइम पे पैसे, और डिसऑनर हो रहा है ये, तब भी इसको डिसऑनर माना जाएगा. और या तो आपको डायरेक्ट फिर बैंक से ही पता चले कि हाँ ये अभी पेमेंट नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ. ठीक है, तो वो हो जाता है नोटिस ऑफ डिसऑनर. इसमें इतना कुछ खास है नहीं वैसे. हाँ, बाय एक्सेप्टेंस भी, बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी, और बाय नॉन पेमेंट भी, जिस भी वजह से हो नोटिस मिल जाती है आपको. और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, वैसे ये कोर्स में आई थिंक नहीं है, बट इसलिए बता देती हूँ फॉर योर नॉलेज कि जब डिसऑनर होता है तो आप उसी को यूज़ नहीं कर सकते, उसी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट नहीं एक्सटेंड करते हो कि ये आपको लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 3 अक्टूबर को मिलना था. ठीक है, 3 अक्टूबर को आपको पेमेंट मिलनी थी, और अब जिसको पेमेंट करनी थी वो बोल रहा है कि मैं 20 अक्टूबर तक करूँगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसी बिल की डेट बढ़ा दी जाए. उस बिल को डिसऑनर कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, और नया बिल बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको फिर नई डेट से पेमेंट मिलती है. हाँ, इंटरेस्ट आप बढ़ा सकते हो कि देर में पेमेंट कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट आप मांग सकते हो, वो आपको मिल जाता है. ठीक है,
Notice by whom? When a negotiable instrument is dishonored either by non-acceptance or by non-payment, the holder of the instrument or some party to it who is liable thereon must be given a notice of dishonor to the all prior parties whom you want to make liable on the instrument. The agent of any such parties may also be given notice of dishonor. अब जो भी लोग इस पूरे प्रोसीजर में इंक्लूडेड थे, जो इंडोर्सी थे और जिसको पेमेंट देनी थी, जिसको पेमेंट मिलनी है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए. इतना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट स्टिल यही है कि सबको इस बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि अब अगर आप बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हो कि टाइम पे पेमेंट नहीं मिली, तो उनको पता भी तो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने तो इंडोर्स करके आपको दे दिया किसी और से मिला हुआ बिल. अब उन्हें पता भी नहीं है, एक दिन अचानक से आप कहते हो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, पेमेंट नहीं. उनको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ, जिसको पेमेंट करनी थी उसने पेमेंट नहीं की है. प्रायर नोटिस तो मिलनी चाहिए ना उनको. ओके. Mode of notice. The notice of dishonor may be oral or written, or partly oral or partly written. It may be sent by post, it may be in any form, but it must inform the party to whom it is given either in express terms or reasonable intent that the instrument has been dishonored and what way it has been dishonored, and the person served with the notice will be held liable thereon. Okay. मोड ऑफ नोटिस क्या होगी? आप नोटिस कैसे दे सकते हो? आप ओरली भी बता सकते हो, रिटन भी बता सकते हो, आधी बात ओरल और आधी रिटन भी कर सकते हो. दोनों ही चीज़ों में आप कर सकते हो, बट बेटर यही रहता है ना कि आप रिटर्न कर लो, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा प्रूफ हो जाता है कि हाँ, नोटिस मिली थी, नहीं मिली थी, दी थी कि नहीं दी थी. ठीक है, इतना ही है बस. व्हाट इज़ रीज़नेबल टाइम? अब रीज़नेबल टाइम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज डिसऑनर हुआ और आप 1 साल बाद बता रहे हो कि मेरा तो चेक डिसऑनर हुआ था और मुझे पेमेंट नहीं मिली है, अब मुझे नया चेक बना के दो, अब दो. ऐसा नहीं रीज़नेबल टाइम होता है. रीज़नेबल टाइम ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ रीज़नेबल टाइम. डिटरमाइनिंग व्हाट रीज़नेबल टाइम, वही चीज़ है कि रीज़नेबल टाइम ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसा कोई रूल बना दिया जाए कि 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर. ऐसा कोई टाइम नहीं है. बेसिकली रीज़नेबल टाइम मीन्स रीज़नेबल टाइम. मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है. रीज़नेबल टाइम से मतलब है कि ठीक ठाक टाइम में बता दो. ऐसा नहीं कि अभी हुआ 1-2 साल बाद पता चल रहा है लोगों को कि हाँ, ये बिल डिसऑनर हुआ था, इसके बदले दूसरा बिल देना है. रीज़नेबल टाइम में बता दो. जैसे वो बिल मंथ के हिसाब से था तो आपने मंथ्स के हिसाब से बता दिया, या आपने अगले ही दिन बता दिया. रीज़नेबल टाइम में बताना है. बेसिकली रीज़नेबल टाइम से यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कहीं भी कि क्या है रीज़नेबल टाइम. रीज़नेबल टाइम का मतलब ये होता है कि ठीक ठाक टाइम में, जब तक लोग माने कि हाँ, सही टाइम में इसने बताया. ऐसा ना बोले कि आप बता रहे हो वैसे. ठीक है. प्लेस ऑफ नोटिस. प्लेस ऑफ नोटिस बेसिकली मीन्स कि आप जहाँ पे लोग रोज़ बिज़नेस करते हैं, जैसे जिसको आपको नोटिस भेजनी है उसके बिज़नेस प्लेस पे भी भेज सकते हो, उसके घर पे भी भेज सकते हो, या फिर जहाँ पे वो अवेलेबल हो, जहाँ पे उस तक वो चीज़ पहुँच जाए, वो उसको रीड कर ले, वहाँ भेज सकते हो. ऐसा नहीं कि उसका कोई पुराना घर या कोई पुराना ऑफिस वगैरह बंद पड़ा है और आपने वहाँ नोटिस भेज दी और अब आप उससे 1 महीने बाद बोल रहे हो कि मैंने तो तुम्हें नोटिस भेज दी थी तुम्हारे रेजिडेंस पे या तुम्हारे ऑफिस पे और तुमने क्यों नहीं देखी. अब ऑफ कोर्स ये बात है कि जहाँ पे वो पढ़ सके ऐसी जगह भेजो. ठीक है. ड्यूटीज़ ऑफ द होल्डर अपॉन डिसऑनर. होल्डर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं डिसऑनर पे? नोटिस ऑफ डिसऑनर, वही चीज़ की नोटिस भेज दो. अगर कोई आपको लेना है एक्शन इफ़ेक्ट, तो नोटिस तो दो, सबको बताओ इसके बारे में. ठीक है. नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग. नोटिंग मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है कि आप किसी के थ्रू उस तक की बात बता सकते हो जिसने पेमेंट नहीं की है. लाइक जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाओगे जिसको पेमेंट देनी थी उसके पास और वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप यूजुअली बैंक के थ्रू होता है कि आप बैंक को पैसे दे देते हो और उससे कहते हो और बैंक से कहते हो कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप जाके नहीं, बेसिकली बैंक कैसे जाएगा. आप एक नोटिस भेज दो उसके पास जिसको पेमेंट देनी थी कि उसने मुझे पेमेंट नहीं मिला है, डिसऑनर हुआ है और वो मुझे पेमेंट दे.
ठीक है। फिर नोटिंग का खर्चा वही उठाता है जिसने पेमेंट नहीं दी है, क्योंकि गलती तो उसकी है ना, तो बाद में वो उठा लेता है, पर फिलहाल आपको पैसे दे के बोलना पड़ता है कि उसके पास नोटिस भेज दी जाए, तो फिर नोटिस भेज दी जाती है। ठीक है, यही होता है बेसिकली नोटिंग। इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है। सूट फॉर मनी, सूट फॉर मनी बेसिकली आप एक्शन ले सकते हो, केस वगैरह कर सकते हो कि अगर सामने वाला डिनाई करता जा रहा है, नहीं अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, जब होगी तो देखा जाएगा, नहीं दो सही से आपको आंसर नहीं कर रहा है और कुछ नहीं आपको समझा रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे अभी चाहिए थे, अब ये क्या बात हुई कि बाद में देना, आपको कहीं पेमेंट करनी, तो आप एक्शन ले सकते हो अपने पैसे के लिए। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर, ओके, द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल वैल्यू इज़ नॉट, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट फिर वैलिड नहीं हो जाता है। आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक बार वो डिसऑनर हो गया तो आपको नया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा क्रिएट करवाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज का ही लेती हूँ मैं। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो गया, आपको नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसी में बस डेट बढ़वा ली। ठीक, चेक वगैरह में आई थिंक होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज आपको नया बनवाना होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओके नोटिंग। नोटिंग जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वही होता है कि बिल डिसऑनर हो गया तो आप उनके पास नोट वो भेज सकते हो, नोटिस कि बिल डिसऑनर हुआ है और वो जल्द से जल्द कुछ एक्शन लें, आपको नया बिल बना के दें। नोटिंग इज़ अ मिनट रिकॉर्डेड बाय नोटरी पब्लिक ऑन द डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट और ऑन पेपर अटैच टू सच इंस्ट्रूमेंट। वही चीज़ है कि नोट भेजना होता है। बेसिकली इसमें दिया काफ़ी कुछ है, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जानना। आपको बेसिकली यही था कि नोटिंग होती क्या है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो इसकी पिक्चर दे दूँगी नोट्स की, आप पढ़ लेना। बट इतना कुछ है नहीं वैसे, अगर मेरी माने तो इतना कुछ नहीं है। एक चीज़ बता देती हूँ कि नोटिंग में आपको क्या क्या स्पेसिफाई करना होता है कि फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कि डिसऑनर हुआ है ये बताओ। ठीक है, किस डेट पे डिसऑनर हुआ है ये बताओ, डिसऑनर की वजह क्या थी वो भी बताओ, नोटिंग चार्जेस कितने लगे वो भी बताओ। बाद में आप उससे नोटिंग चार्जेस रिकवर करोगे ना, तो उसको पता तो होना चाहिए नोटिंग चार्जेस कितने हैं। ऐसा नहीं कि फिर कुछ भी अमाउंट बोल दिया कि इतने नोटिंग चार्जेस लगे दे दो, है ना, नोटिंग चार्जेस भी डाल दो। और नोटरी रजिस्टर कहाँ पे हुई है, किसके थ्रू नोटिस भेजी है आपने, वो भी, और नोटरी के इनिशियल्स, बस। और देख लेती हूँ, नथिंग में भी, हाँ, रीज़नेबल टाइम में आपको डिसऑनर होने पर भेज देना चाहिए नोटिस, और नोटिंग भेजना कंपल्सरी नहीं है, वही सब दिया हुआ है इसमें। प्रोटेस्ट पे आते हैं। Protest is a formal certificate of the notary public attesting the dishonor of the bill by non-acceptance or by non-payment. After noting, the next step of notary is to draw a certificate of protest, where is a formal declaration on the bill or a copy thereof. The chief advantages of the protest is that court on proof of the shall presume the fact of dishonor beside a protest for non-acceptance or non-payment of the holder may protest the bill for better security. बेसिकली नोटिंग का ही बेटर वर्जन समझ लीजिए। नोटिंग, अगर आपने किसी को नोटिस भेज दी, ठीक है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे शांत बैठा हुआ है, आने दो नोटिस, हमें क्या, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाया जा सकता है। और वो बेसिकली आपके पास प्रूफ की तरह काम कर जाता है कि नोटिस तो अब चली गई ना उसके पास। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो वो जो प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट होता है वो आप दिखा सकते हो कि मैंने तो सारी कोशिश की, मैंने नोटिस भी भेजी, नोटिंग करवाई, मैंने प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट भी बनवाया, फिर भी मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है। तो बेसिकली आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि केस में वो आपके काम आ जाता है। ठीक है, कॉन्टेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट क्या होता है, प्रोटेस्ट में क्या क्या होता है प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट में, द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ और अ लिटरल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ एवरीथिंग रिटन ऑन द प्रिंटेड। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक बेसिकली लिटरल ट्रांसक्रिप्ट होती है
जिसमें सब कुछ लिखा होता है उसके बारे में, नेम ऑफ द पर्सन जिसको भेजी जा रही है और जिसने प्रोटेस्ट किया है, डिसऑनर के रीज़न्स, पेमेंट और किस वजह से हुई है डिसऑनर, नॉन पेमेंट की वजह से या नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, हाँ, और हैज़ डीम्ड ऑफ सच पर्सन बाय नोटरी पब्लिक, कहाँ से नोटिस भेजी गई है, वही जो ऊपर जैसे नोटिस में था वैसे ही होता है, टाइम एंड प्लेस डिसऑनर की, ठीक है। और अब नया आपको कहाँ पे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए बिल, ठीक है। और नोटरी पब्लिक, नोटरी वो होती है जो नोटिस भेजती है, जहाँ पे नोटिंग करवाते हो आप, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट की बात हो रही, ठीक है। इसमें ये नोटिंग से रिलेटेड ही होता है क्योंकि नोटिंग के बाद ही प्रोटेस्ट होता है, तो इसमें ये नोटरी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है और डिसऑनर और वही सब बता दिया मैंने आपको। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइक लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। अब किसकी क्या लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जो चेक का ड्रॉई होता है उसकी क्या लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे बेसिकली चेक और हाँ, जो ड्रॉई होता है चेक का उसकी क्या लाइबिलिटी होती है, जो ड्रॉअर होता है उसकी क्या लाइबिलिटी होती है, मेकर और एक्सेप्टर की क्या लाइबिलिटी होती है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज। The provision regarding the liability of parties to negotiable instrument are laid down in section 30 and 32 and 35 to 42 of the Negotiable Instrument Act. Their provisions are as follows. पहले बात करते हैं liabilities of drawer की, ठीक है। The drawer of the bill of exchange or check is bound in case of dishonor of the dishonor by the drawee or acceptor thereof, compensate the holder provided due notice of dishonor has been given to or received by the drawer. The nature of drawer's liability. The nature of drawer's liability is that by drawing a bill, he undertakes that on due presentation it shall be accepted and paid according to the tender. In case of dishonor, he will compensate the holder or the endorser provided notice of dishonor has been duly given. However, in case of accommodation bill, no notice of dishonor to the drawer is required. The liability of the drawer of the bill of exchange is secondary and arises only in default of the drawee who is primarily liable. Okay. बेसिकली क्या लाइबिलिटी होती है ड्रॉअर की, यही कि अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो जिसको पेमेंट करनी थी उसको नोटिस भेज दे कि बिल मैं डिसऑनर कर रहा हूँ और मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है, किस वजह से हो रहा है डिसऑनर, और उसके बाद अगर उसको जो लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेशन देना चाहिए उसको, और जितना अमाउंट बोला गया था उतना देना है। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि अगर सामने वाला मना कर दे कि रहने दो, अब पेमेंट नहीं चाहिए, इस डेट पे चाहिए थी, इस डेट पे तुम नहीं दे पाए तो कंपनसेट कर दो, लेकिन अब उतने पैसों की, ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा आप सोचेंगे कि कोई पैसे लेने से क्यों मना करेंगे, बट कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, तो एक्सेप्शन मैंने बता दिया, वैसे इतना ही इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अकोमोडेशन बिल मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया हुआ है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का जब टॉपिक आया था, फिर से बता देती हूँ। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल तब यूज़ होता है जब किसी को, दो लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे पर्सन ए और पर्सन बी दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बिल क्रिएट करते हैं, और जैसे ए ने बिल क्रिएट किया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बी पैसे देगा ए को। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि उसको, जिसके पास वो बिल था उसने जाके बैंक में जमा कर दिया कि बैंक आप अभी मुझे पैसे दे दो और इसमें से थोड़ा सा अपना पैसा काट लेना, और जिससे पैसे लेने उससे टाइम पे पैसे ले लेना। तो उन लोगों ने जितने पैसे की, लाइक काइंड ऑफ अ लोन, उन्होंने बैंक से उसको कैश करवा लिया, पैसे ले लिए और अपना यूज़ कर लिया। फिर जब अभी उनको पैसे की ज़रूरत थी तो, और जब बाद में उनको कहीं से पेमेंट मिलती है तो वो लोग मिलजुल के बैंक को पैसा वापस कर देते हैं जब बैंक मांगती है उस बिल का। तो वो होता है अकोमोडेशन बिल, कि दो लोगों के पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो बेसिकली यूज़ हो जाता है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ द चेक, अब चेक की बात हो रही है यहाँ पर कि चेक का जो ड्रॉई होता है उसकी क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। ड्रॉई ऑफ द चेक हैविंग सफिशिएंट फंड ऑफ द ड्रॉअर
the drawer of the check having sufficient fund of the drawer in his hand properly applicable to the payment of such check must pay the check when duly required to do so, and in default of such payment he shall compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. The banker thereof is bound to pay the check of the drawer, i.e. if the following conditions are satisfied. अगर following conditions satisfy होती हैं, अगर जो फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं सेटिस्फाई होती हैं, मैं आपको 3 कंडीशंस बता रही हूँ, वो अगर सेटिस्फाई होती हैं तो इसको भी लॉस के लिए पेमेंट करना पड़ेगा. द बैंकर हैज़ सफिशिएंट फंड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट. जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें सफिशिएंट फंड है फिर भी पैसे नहीं मिले तो उसका वो बन जाता है लायबिलिटी कि उसको पेमेंट करनी है. इसमें भी वही होता है कि जिसकी गलती होती है वो पेमेंट करता है, कंपनसेशन देता है. ठीक है. दूसरी दो क्या होते हैं कंडीशंस. द फंड्स आर प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक. द फंड्स आर लीगली अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द चेक. अब लीगल होना चाहिए वो मनी, इलीगल ना हो. ठीक है. चेक इज़ ड्यूली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स. जब बैंक का टाइम था तभी चेक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बैंक बंद हो गया और आप जा रहे हो, ऐसा नहीं. आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखो. ठीक है. अब बिल पे आते हैं. ठीक है. ये हो गई हमारी चेक की बात. आ जाते हैं बिल पे. बिल का जो मेकर होता है और एक्सेप्टर होता है, वो मेकर कौन होता है जिसको पैसे मिलने वाले होते हैं. एक्सेप्टर कौन होता है जो पैसे देने वाला होता है. जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो बिल बनाता है तो वो मेकर बन जाता है, और जो पैसे देता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हारा बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुमको पैसे दूंगा. वो हो जाता है बिल का एक्सेप्टर. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट and the acceptor before maturity of the bill of exchange are bound to pay the amount thereof at maturity according to the apparent tender of the notice or acceptance respectively. The acceptor of the bill of exchange at the after maturity bound to pay the amount thereof if the holder on demand. It follows that the liability of the acceptor of the bill correspond to the maker of the note and is absolute and unconditional, but the liability under this section is subject to the contract of the contrary and may be excluded or modified by a contrary agreement. वही जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही है कि जिसने बिल एक्सेप्ट किया है उसको टाइम पे पैसे देने हैं. अगर उसने और अगर वो नहीं दे पाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो फिर वो एक नया बिल बना के दे कि मैं नया बिल उसको एक्सेप्ट करे कि इस डेट पे नहीं दे पाया, अब इस डेट पे दूंगा. और अगर जिसको पैसे चाहिए थे वो कंपनसेशन मांग भी सकता है कि मुझे इंटरेस्ट जो तुमने मेरे टाइम पे पैसे नहीं दिए हैं बाकी के दे रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट दो. इंटरेस्ट दोनों मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि कितना % इंटरेस्ट मिलना है, कैसे मिलना है, और वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि पैसे कैसे दिए जाएंगे, क्या किया जाएगा. ठीक है. डेट कब मिलने हैं, कब दे पाएगा. और एक डिमांड वाला भी होता है, बल्कि जब उसको चाहिए होगा तब उसको पैसे देने पड़ेंगे. देने वाले को जिसको चाहिए होगा उसको जब चाहिए होगा तो देने वाला पैसे देगा. ओके. तो यहाँ पे हो जाता है आपका ये चैप्टर फिनिश. तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 यहाँ पे हो जाता है फिनिश. अब बस हमारा क्लास 11th का चैप्टर 5 रह गया है. वो भी मैं जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दूँगी क्योंकि मेरे सी के एग्ज़ाम्स थे तो पढ़ाई तो उस वजह से नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाना. बट अब ट्राई करूँगी कि टाइम निकाल के बनाऊँ क्योंकि आप लोगों को भी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो अच्छी बात है. आई फील वेरी गुड कि एटलीस्ट किसी की हेल्प हो पा रही है. तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और ऐसे ही सपोर्ट करते रह जाइएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आगे की वीडियोस बना दूँगी और फिर क्लास 12 की भी बना दूँगी. ओके. थैंक यू. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.